Good morning, kids. Hope you all are fine. And we are continuing chapter number 11, force and pressure. तो पिछले वीडियो के अंदर हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ जाना था कि फोर्स किसे कहा जाता है। हमने देखा था फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में लगाई जाए तभी वो काम करती है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो तो नेट फोर्स जीरो हो जाती है। और हमने कुछ डे टू डे लाइफ से कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे कि किस प्रकार से जो फोर्स है वो हमारे डेली काम आती है, कि किस प्रकार से हम कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर फोर्स का उपयोग होता है। हमने देखा था ये सब चीज़ें कि रस्सा जब खींचते हैं तो वो हम किस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं और कहाँ फोर्स एप्लीकेशन होती है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो टॉपिक हमारा कि फोर्स जो है वो मोशन की स्टेट को भी बदल सकती है, मोशन जैसा हो रहा है उसको बदलने का भी ये दमखम रखती है फोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको। You might recall similar situations, for example, while taking a penalty kick. पेनल्टी किक लेते हुए आपने देखा होगा, पेनल्टी किक आप जानते हैं फुटबॉल के अंदर ली जाती है और उसमें जो फुटबॉलर होता है वो कैसे बॉल को किक करता है और सामने जो गोलकीपर रहता है वो बॉल को रोकने की कोशिश करता है। देखा है ना आपने, पेनल्टी लेते हुए एक व्यक्ति आता है दौड़ के, वो बॉल को जोर से किक लगाता है और वो गोल पोस्ट के अंदर डालने की कोशिश करता है, और दूसरा व्यक्ति जो है सामने गोल पोस्ट में खड़ा होता है वो उस बॉल को उस गोल पोस्ट के अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है, जिसको हम गोलकीपर बोलते हैं ना। द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल बिफोर बीइंग हिट, द बॉल वाज एट रेस्ट, सो इट्स स्पीड वाज 0. The applied force makes the ball move towards the goal. Suppose the goalkeeper dives or jumps up to save the ball. By ejection, the goalkeeper tries to apply force on the moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. If the goalkeeper succeeds in stopping the ball, its speed decreases to 0. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी के हिसाब से थोड़ा समझाया गया कि अगर जैसे आप गोलकीपर हो, समझो कि मैं किक करके बॉल को गोल की तरफ गोल में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बॉल जो है वो पहले पड़ी रहती है नीचे ज़मीन पर रखी जाती है, पता है ना, तब वो स्टेशनरी होती है यानी कि रुकी हुई होती है। तब उसकी जो स्पीड होती है कितनी होती है बॉल की, रुकी हुई बॉल की स्पीड कितनी होती है 0, पता है ना आपको। तो मैंने आकर जब बॉल को मैंने किक किया तो बॉल की स्पीड बढ़ी क्योंकि मैंने फोर्स दी, उसको फोर्स देती उसकी स्पीड बढ़ी और बॉल सीधा जाके गोल पोस्ट के अंदर जाने वाली थी, लेकिन गोलकीपर ने उसको डिफ्लेक्ट कर दिया। डिफ्लेक्ट करने का मतलब जब गोलकीपर जो है वो उसके साथ टकराएगा, उसका हाथ उसको लगेगा, तो कभी कभी आपने देखा ना हाथ लग के बॉल जो है वो गोल से बाहर चली जाती है, ऊपर से निकल जाती है, साइड से निकल जाती है, कहीं से भी निकल सकती है। तो इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन, कि भाई बॉल इस तरफ आ रही थी सीधी लेकिन मेरा हाथ लग के वो उस तरफ चली गई। ठीक है, दूसरा केस ये हो सकता है कि वो बॉल को पकड़ ले, अब जब उसने बॉल को पकड़ लिया बॉल फिर से रुक गई, तो स्पीड कितनी होगी बॉल की, फिर से 0 हो गई फिर से। ठीक है, these observations suggest that a force applied on an object may change its speed. If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increases. If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then it results in decrease in the speed of object. अब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि जिस प्रकार से सपोज एक बॉल जा रही है सीधी, तो जब हम उसको पीछे से और जोर से मार देंगे, पहले वो उस तरफ जा रही थी, हमने थोड़ा और उस तरफ फोर्स लगा दिया, डिफ्लेक्शन हुई लेकिन और थोड़ा सा कर दिया, तो उससे वो फोर्स उसकी हमने वहीं पे लगाई तो स्पीड बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, अब एक बॉल इस तरफ से ऐसे जा रही है, आपने भी उसको थोड़ा इस तरफ मार दिया और सेम डायरेक्शन में जहाँ पर पहले जा रही थी उसी डायरेक्शन में और किक कर दिया, तो बॉल उसी डायरेक्शन में और तेज जाएगी, तो क्या होगा, बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर फोर्स जो है वो बॉल की स्पीड की यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है, मोशन में बॉल समझो आपकी तरफ आ रही है और आप उसको सामने से फोर्स लगा के रोक लो, तो क्या किया हमने, बॉल को रोक लिया, यानी कि फोर्स कहाँ पर लगाई हमने, बॉल की ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे होता है कि जैसे आप क्रिकेट जब खेलते हो तो क्रिकेट में बॉलर किस तरफ बॉल को फेंकता है, बैट्समैन की तरफ, यानी कि मोशन बॉल का किस तरफ है, बैट्समैन की तरफ है, और बैट्समैन उसको बॉल को किस तरफ मारता है, किसी और डायरेक्शन में। अगर वो बिल्कुल ऑपोजिट लगाता है तो सामने छक्का चौका जाता है। तो यानी कि बॉल की जो स्पीड है वो डिक्रीज होती है, लेकिन उस सिचुएशन में डिक्रीज नहीं होती है, हम क्रिकेट बैट की बात करें, क्योंकि बॉलर जब बॉल को फेंकता है वो हाथ से फेंकता है, लेकिन जब वो बल्ले से मारी जाती है तो ज़्यादा फोर्स की वजह से वो बाहर चली जाती है, क्योंकि बॉल काफ़ी छोटी रहती है। वो बैट्समैन तो उसको हाथ से फेंकता है, लेकिन बॉलर हाथ से फेंकता है, लेकिन बैट्समैन उसको बल्ले से मारता है, तो वो केस यहाँ पर अप्लाई होता है वैसे। लेकिन यहाँ पर जैसे बताया गया स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। अब हम बात करें, एक बॉल जा रही है और आपकी तरफ आ रही है बॉल बड़ी तेजी से और आप सामने से उसको जाके सामने से रोक लेते हो,
या फिर उसको रोकने की कोशिश करते। देखते हैं ना फुटबॉल में जब पास करते हैं हम एक दूसरे को, पासिंग करके बॉल खेलते हैं, तो उस समय बॉल आपके पास पास आती है तो आप उसको रोक लेते हो। यानी कि आप क्या करते हो, आप फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हो कि उसी तरफ लगाते हो? अपोजिट लगाते हैं ना, तभी बॉल रुकेगी। साइकिल चली जा रही है, आपकी तरफ आ रही है साइकिल, आपने उसको सामने से पकड़ के रोक लिया तो उसकी नेट स्पीड 0 हो गई, डिक्रीज हो गया वो, यानी कि स्पीड कम होती है। तो अगर मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए तो स्पीड बढ़ जाएगी, अगर मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट स्पीड में फोर्स लगाई जाए तो स्पीड कम हो जाएगी। आपने ये काम तो किया ही होगा, टायर चलाने का काम किया कभी, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो? नहीं चलाया होगा, चलाया? नहीं चलाया, हम लोगों ने चलाया, हम छोटे थे ना तब चला सकते तो ये जो टायर को आप देख रहे हो, एक डंडी है उस बच्चे के हाथ में, उस डंडी से वो खाली टायर को घुमा रहा है। अब क्या होगा, वो जा रहा है टायर, जब उसको थोड़ा जोर से मारेगा तो और तेज भागेगा, और वहीं सामने से कोई व्यक्ति आके उसको रोक लेगा तो वो रुक जाएगा। यानी कि टायर की स्पीड जो है वो बढ़ेगी कब, जब मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाएगी, और घटेगी कब, जब मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाई जाएगी। समझ में? चले आगे। Let us consider some more examples in a game of volleyball. Players often push the ball moving to their teammates to make a winning move. Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. In cricket, a batsman plays his or her shot by applying force on the ball with the bat. Is there any change in the direction of the motion of the ball in these cases? In all these examples, the speed and the direction of the moving ball change due to the application of force. Can you give a few more examples of the? अब एग्जाम्पल तो हमने देखा कि जैसे वॉलीबॉल की बात की, वॉलीबॉल में आ जानते हो बॉल जो इस तरफ टीम वाले होते हैं वो स्मैश मारते हैं जब बॉल को, तो सामने की डायरेक्शन में बड़ी तेजी से बॉल जाती है। क्रिकेट में भी हम देखते हैं, हॉकी ले लो, कोई भी गेम है उसमें तो यही होता है, बॉल को मारा जाता है तो फोर्स लगाई जाती है। A change in either the speed of an object or its direction of motion, or both, is described as a change in state of motion. Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. तो इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं, बात जो हमने पढ़ी अब तक, वो एक सिर्फ यही चीज़ है कि फोर्स जो है, अगर आप फोर्स लगाओगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव आएगा। क्या आएगा? उसके स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जब क्रिकेट खेल रहे हो तो आप जब सामने बॉलर ने जिस स्पीड से बॉल फेंकी थी, बैट्समैन उतनी स्पीड से मारेगा नहीं। कई बार देखा है ना, अब धोनी जैसा बैट्समैन होता है सामने, हम देखते हैं कि सामने बॉलर के बॉल लगने वाली होती है, कई बार तो ऐसा हाल होता है इतनी तेजी से मारता हो, लेकिन जब बॉलर ने बॉल फेंकी थी वो इतनी तेज नहीं गई थी, तो सामने से बड़ी तेजी से आए, तो यानी कि उसकी बॉल की जो उसने फेंकी थी, जिस गति से, जिस मोशन से उसने फेंकी थी, उसी मोशन से वापस आई नहीं, उससे भी ज्यादा मोशन से आई। तो इसका मतलब मोशन में बदलाव हुआ कि नहीं? स्टेट ऑफ मोशन बदला। वहीं उस बैट्समैन ने अगर कट किया थर्ड मैन की तरफ, तो कई बार तुमने देखा होगा कि बॉल एज लगता है और तुरंत चौका चला जाता है, थर्ड मैन पकड़ ही नहीं पाता बॉल को, तो बॉलर ने जितनी स्पीड से फेंकी थी उससे भी तेजी से पीछे चली जाती है, तो स्टेट ऑफ मोशन बदला। कभी कभी आप देखते हो बॉलर ने बॉल फेंकी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, बैट्समैन ने ढीले हाथों से उसको प्लेट किया, आराम से रोका बॉल को, और बॉल वहीं पर गिर गई, रुक गई ना? क्यों? उसने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई मोशन के, और अपनी फोर्स उस पर अप्लाई नहीं की, इसलिए वो बॉल धीरे से वहीं पे गिर गई। तो स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव हुआ, वहां से तेज आ रही थी लेकिन यहाँ पे जाके रुक गई, स्टेट ऑफ मोशन बदला ना। तो ये है हमारा ये टॉपिक कि चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, कि कभी भी जब भी फोर्स लगाई जाती है तो ऑब्जेक्ट की मोशन की जो स्टेट है उसमें बदलाव आता है। अब कैसे बदलाव आता है वो डिपेंड करता है सामने वाले को, कि अगर तेजी से मारा जाए तो बहुत तेजी से जाएगी, रोका जाए तो रुक भी जाएगी। ठीक है? Does it mean that the application of force would always result in a change in the state of motion of the object? Let's find out. अब क्या इसका मतलब कि हर बार जो फोर्स है वो लगाने से मोशन, स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव होगा, हर बार चेंज होगा? देखते हैं इसके लिए। It is common experience that many a time application of force does not result in a change in the state of motion. For example, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you exert. Again, no effect of force is observed when you try to push a ball. अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जब फोर्स लगाई जाती है तो स्टेट में बदलाव होता है, स्टेट ऑफ मोशन होता है ना बदलाव, क्या नहीं होता? होता है। लेकिन ये दीवार को धक्का मारो,
स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव होगा? नहीं होगा ना। एक आदमी जाके बस को धक्का मार रहा है, स्टेट ऑफ मोशन होगा? कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है दैट कैन नॉट एवरी टाइम चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, कि हर बार स्टेट ऑफ मोशन पे बदलाव नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें थोड़ी फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। नाउ अगला टॉपिक है हमारा, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकती है। बदल सकती है? सोचो, बदल सकती है? यस, बदल सकती है। अब बदल सकती है, इसका अगर हम बात करें, एग्जाम्पल अगर डे टू डे लाइफ से लें, इलास्टिक होती है हमारे पास घरों में, रबर बैंड जिसको बोलते हैं, उसको ऐसे खींचते हैं तो क्या होता है? वो लंबी हो जाती है। बदल गया ना उसका शेप, पहले कैसी थी? वो गोल थी, लेकिन उसको खींचा तो ऐसे हो गई। गुब्बारा, बलून, बलून को ऐसे हम दबा लेंगे तो साइडों से फूल जाएगा, शेप बदल गया। बदल गया ना, पहले गोल था, हमने इसको बीच में से ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर दिया तो दो छोटे छोटे गोले बन गए, बीच में से ऐसे पकड़ लिया तो अजीब शेप हो गया ना शेप। साइकिल की सीट पे बैठते हो, गद्दी पे, तो गद्दी के पीछे स्प्रिंग होते हैं, पता? स्प्रिंग दब जाते हैं। चेंज हुआ ना? क्या नहीं हुआ? हुआ चेंज। What do you conclude from the observation noted in table 11.2? What happens when you apply force on an inflated balloon by pressing it between your palms? What happens to the shape of ball of dough when it is rolled to make a chapati? What happens when you press a rubber ball placed on a table? In all these applications, you saw that the application of force on an object may change its shape. अब ये चीज़ें आपको नोट करते जाना है। हमने देखा कि स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव आता है बिकॉज ऑफ फोर्स। दूसरा हमने देखा कि फोर्स से क्या होता है? चेंज ऑफ शेप, शेप में बदलाव आता है ना। मम्मी रोटी बनाती है, पहले हम गोल गोल पेड़े बनाते हैं, पता है? आटा गूंद के उसका पेड़ा बनाते हैं। पेड़ा बना के उसको हम थोड़ा दबा के फिर सूखा आटा लगा के उसको रख के उसको बेलते हैं। फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप बदल जाता है। फोर्स से ही होता है ना। फोर्स नहीं हो तो कैसे होगा उसका गोल शेप? वरना इतनी बड़े बड़े रोटियां खानी पड़ेगी, तो मम्मी उसको पतला बनाती है एकदम बढ़िया। Having performed all the above activities, you would have realized that. अब ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज हमने की हैं, इससे हमको क्या पता लगता है? अब वो हम देखेंगे। फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। पहली चीज हमने देखी कि एक फुटबॉल यहाँ पड़ा है, अगर हम उसको फोर्स लगाएंगे तो मूव करने लगेगा। हमने उसको किक मारी तो चलने लगेगा, तब तक कहाँ था? वो रेस्ट पे था। तो कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने पे क्या हो सकता है? मूव कर सकता है। तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीजें आपको नोट कर लेनी है अपने आप। दूसरा पॉइंट, इट में फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। अगर कोई चीज मूव कर रही है तो फोर्स लगाई जाए तो उसकी स्पीड में भी बदलाव आ सकता है। आ सकता है ना। अगर वो फुटबॉल धीरे धीरे जा रही है तो आपने जोर से किक मारी तो उसकी स्पीड बढ़ गई, स्पीड में बदलाव आ गया। अगर वो तेज जा रही है और आपने उसमें थोड़ी फोर्स लगा के उसको थोड़ा धीमा कर दिया तो धीरे धीरे जाएगी, तो स्पीड बदल गई कि नहीं? बदल गई ना। तीसरा, मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने ये भी देखा था कि डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बदल जाए। फुटबॉल देखा था, गोलकीपर ने बॉल को रोका था, अगर गोलकीपर ने बॉल को डिफ्लेक्ट कर दिया, बॉल आपने किक मारी, गोलकीपर ने टच किया हाथ, बॉल उस तरफ चली गई, डायरेक्शन बदल गई ना। तो डायरेक्शन बदल सकता है फोर्स। और फोर्स में ब्रिंग अबाउट चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो भी अभी हमने किया कि शेप बदल सकता है उससे। बलून, रोटी बनाई थी जो हमने, शेप्स बदल गया था ना। फोर्स में कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स। तो फोर्स जो है ये सब चीजें कर सकता है। तो ये 4 पॉइंट हमने पढ़े यहाँ पर, ये चारों चीजें जो है फोर्स के कारण पॉसिबल हैं। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of force. Thus, an object cannot move by itself, it cannot change speed by itself, it cannot change its direction by itself, and its shape cannot change by itself. तो हमने जो चीज़ें देखी, ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों के लिए किसकी ज़रूरत है? फोर्स की। अगर फोर्स ना हो तो ये कोई भी चीज़ नहीं होगी। क्या कोई चीज़ रुकी हुई है? ये कुर्सी अपने आप चलने लगेगी? नहीं, हमें उठाना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। ये कुर्सी अपने आप नहीं चलेगी। दूसरा, अगर हम बात करें कोई भी चीज़ जो है उसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? फोर्स तो लगाना पड़ेगा। उसकी डायरेक्शन, कोई भी चीज़ है उसकी डायरेक्शन अपने आप बदल जाती है? अपने आप बदल जाती है? नहीं, हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक नहीं बदलेगी, फोर्स लगाएंगे तभी बदलेगी।
शेप भी फोर्स के कारण ही बदलता है। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करेंगे, जिसमें पहला है मस्कुलर फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में पहला आता है मस्कुलर फोर्स। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन द टेबल विदाउट टचिंग इट? कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? जनरली यू हैव टू अप्लाई force on an object. Your body has to be in contact with the object. The contact may also be with the help of a stick or a piece of rope. When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come? This force is caused by the action of muscles in our body. The force resulting due to the action of muscles is known as muscular force. अब पहले तरह की फोर्स जो हम पढ़ रहे हैं वो है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर मसल तो पता है ना आपको, बॉडी जो बोलते हैं ना, जिम जाने वालों के मसल्स होते हैं, वाह यार भाई क्या मसल बना लिए यार, है ना। तो मसल्स जो हैं, तो मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाई जाती है, लगती है, उसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। कुएं में से बाल्टी से पानी निकालते हैं तो क्या होता है, रस्सी से खींचते हैं हम, हाँ। अगर पानी ऊपर है, नीचे पानी टैंक में है, तो हम हाथ से बाल्टी से पकड़ के निकाल लेंगे। तो हमें फोर्स अप्लाई करने के लिए उस बॉडी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होना चाहिए। अब इस फोन को मैं यहाँ बड़े बड़े उठा लूँगा बिना हाथ लगाए, बिना हाथ लगाए तो मैं जादूगर नहीं हूँ, नहीं उठेगा ना। इसको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे हाथ को इसके कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, कि मेरा हाथ जब इस मोबाइल को छुएगा तभी ये मोबाइल उठेगा, वरना नहीं उठेगा। वैसे ही हाँ, ये हो सकता है कि अगर मैं किसी लकड़ी से या कोई स्टिक आती है, स्टिक से इसको पकड़ के उठा लूँ तो स्टिक उसके कांटेक्ट में आई, लेकिन स्टिक किसके कांटेक्ट में, मेरे हाथ के कांटेक्ट में भी है ना, है ना। तो हमने बाल्टी से पानी जो खींचा कुएं में से, रस्सी से खींचा, रस्सी बाल्टी के कांटेक्ट में और रस्सी हमारे हाथ के कांटेक्ट में भी थे। तो यानी कि रस्सी को कौन खींच रहा है, कौन सी फोर्स लग रही है, हमारी बॉडी से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। तो ये जो फोर्स रहती है इसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। कौन सी फोर्स है ये, मस्कुलर फोर्स, याद रखिएगा। Animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. Animals like bullock, horse, donkeys, camels are used to perform various tasks for us. In performing these tasks, they use their muscular force. आपने देखा है जानवर जो होते हैं, बैल जो है खेतों में प्लॉइंग का काम करते हैं, जुताई का काम करते हैं, फिर गधा जो है वो भी सामान ढोने का काम करता है, घोड़ा जो है वो, तो ये सब जानवर जो है मस्कुलर फोर्स के द्वारा ही काम करते हैं। Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is also called contact force. अब muscular force को ही contact force कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस वीडियो में आपको ये बता दे रहा हूँ मैं कि muscular force जो है उसी को contact force भी कहा जाता है। यानी कि contact force मतलब muscular force। अब muscular force और contact force सेम क्यों है? अब मस्कुलर फोर्स और ये दोनों सेम क्यों हैं? क्योंकि मसल्स का जो फोर्स है वो जब तक उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक वो लगेगा नहीं। अब यहाँ बैठे मैं किसी भी चीज़ को नहीं उठा सकता हूँ, नहीं छेड़ सकता हूँ, तो मुझे इसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा, समझ रहे हो बात। तो मस्कुलर फोर्स जो है वो कांटेक्ट में आने पे ही काम करती है, इसीलिए इसको कांटेक्ट फोर्स भी कहा जाता है। अंडरस्टूड क्या, नहीं पक्का? आगे देखिए भी फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, सुना है कभी ये नाम? सुना है? नहीं सुना होगा। फ्रिक्शन, a ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to a stop. A car or a scooter also comes to rest once its engine is switched off. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. आपने देखा आप जब घर जाते हो स्कूटी लेके या कार लेके, मेनली हम गाड़ी की बात करें, टू व्हीलर स्कूटी की बात करें, स्कूटी या बाइक लेके, बाइक की बात करें खासकर, तो बाइक को पता है कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ से अब गली में पहुंचे और गली से हमारे घर तक आना है, सपोज आपको यहाँ ट्यूशन क्लास तक, तो वहाँ से आप गली में अगर गाड़ी को बंद कर दोगे तो यहाँ तक अपने आप आ जाएगी गाड़ी। नोटिस किया कभी? कई लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ी दूर गाड़ी बंद कर देते हैं और फिर चल चलते वहाँ खुद ही पहुँच जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पहले से स्पीड में होती है, फिर हमें अनुमान लगाना पड़ता है कि ये वहाँ तक चली जाएगी कि नहीं। अगर हमें लगता है कि पहुँच जाएगी तो हम उसको बंद कर देंगे तो थोड़ी दूर वो खुद ब खुद चलती जाएगी, लेकिन वहाँ जाके वो अपने आप भी रुक जाएगी। और ऐसा भी होता है, क्या उसको गाड़ी को बंद कर दिया तो वो जिंदगी भर चलती रहेगी?
कुछ दूरी पे जाके तो वो अपने आप स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, रुक जाएगी ना। आपने एक बॉल यहाँ से फेंका, कोई भी पहलवान यहाँ से, जितने भी बच्चे बैठे हैं इनमें से कोई भी पहलवान बॉल में देता हूँ उसको जोर से फेंको, क्या वो बॉल हमेशा चलती रहेगी? क्या होगा? यहाँ से वो सामने ग्राउंड में गिरेगी, ग्राउंड में 2-4 टप्पे खाएगी, फिर थोड़ी देर जमीन पे रोल करेगी और एट द एंड जाके क्या होगा? वो रुक जाएगी, रुक जाएगी ना। ऐसा क्यों होता है भाई? पंखा, पंखा चलाते हो ना गर्मी के टाइम में, तो पंखा जब हम चालू करते हैं तो घूमता है, खूब तेजी से घूमता है, लेकिन जब बटन बंद करते हैं तो बटन करते तुरंत बंद हो जाता है? नहीं, वो थोड़ी देर घूमता रहता है, फिर थोड़ी देर बाद वो अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है। In all these situations, no force appears to be acting on the object, yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time. अब पंखे को जब हमने बंद कर दिया तो हमने फोर्स तो नहीं लगाई ना उसको रोकने के लिए। आपने जब बॉल फेंकी थी, बॉल को हमने पढ़ा पीछे कि फोर्स लगाएंगे तो वो रुक जाएगी, लेकिन जब आपने बॉल फेंकी थी तो ग्राउंड में जाके वो तो अपने आप रुक गई, उस पर फोर्स थोड़ी लगाया था किसी ने, लगाया था फोर्स किसी ने, वो तो अपने आप रुक गई। कैसे रुक गई? तो ये जो चीज़ है कि उसको किसी ने फोर्स नहीं लगाई उसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो रुक गई, ऐसा क्यों होता है? ये एक फोर्स के कारण है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जांपल्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. Similarly, friction between water and the board brings it to stop once you stop. अब जो बॉल थी, बॉल किसके कांटेक्ट में है? ग्राउंड की। बॉल कहाँ गिरी एट द एंड? जाके ग्राउंड पे। आपने हवा में फेंकी तो हवा से जाकर जमीन पे गिरी, 2-3 टिप्पे खाए, फिर जमीन पे रोल होने लगी और धीरे धीरे जमीन के साथ रोल होते होते वो रुक गई। यानी कि जमीन की फोर्स के कारण वो रुक गई। तो जमीन ने जो फोर्स उसको दी, धरती ने जो उसको फोर्स दी, उस फोर्स को कहा जाता है फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपने नोटिस किया होगा आपके जूते घिस जाते हैं चलते चलते, चप्पल घिस जाती है। कैसे घिस जाती है? अभी तुम रगड़ रगड़ के चलते हो पैर? नहीं, लेकिन जमीन के कांटेक्ट में आती है तो धीरे धीरे वो घिसने लगती। गाड़ियों के टायर, साइकिल, स्कूटर के टायर घिस जाते हैं। कैसे घिस जाते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण ऐसा होता है। तो फ्रिक्शन क्या है? कोई भी फोर्स जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं तब एक फोर्स क्रिएट होती है जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं। अपने दोनों हाथों को लीजिए और उन दोनों हाथों को साथ में जोड़िए और फिर ऐसे ऐसे रगड़िए और फिर अपने मुंह पे लगाइए। कैसा फील हो रहा है? गर्म फील हो रहा है ना? सर्दियों के दिनों में स्कूल में एक्सरसाइज करवाई जाती है। ठंड, खासकर जो बहुत ठंडी जगह है जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, तो स्कूलों में बच्चे जब असेंबली में ज्वाइन होते हैं फर्स्ट डे, सुबह सुबह 6:30, 7:30, 8 बजे, तो उस समय स्कूल के जो पीटी टीचर होते हैं वही एक्टिविटी करवाते हैं, रब योर हैंड्स बोलते हैं ना। तो जब हम हाथों को रब करते हैं तो हमारे हाथ गर्म होने लगते हैं। क्यों? फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। समझ रहे हो? तो हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रिक्शन के कारण होती है। ठीक है। तो हमने जो एग्जांपल देखा, बॉल जो रुक गई थी वो कैसे रुक गई थी? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ओनली, अपने आप रुक गई। तो कोई भी चीज जो है वो फ्रिक्शन के कारण अपने आप रुक जाती है। The force of friction always act on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of force. अब फ्रिक्शन के बारे में कुछ चीज़ें जो हमको याद रखने वाली हैं कि फ्रिक्शन जो है वो हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है। कोई भी मूविंग चीज़ है ना उसके ऊपर फ्रिक्शन लग गई। हवा की भी फ्रिक्शन होती है। आपको पता है जब हवा कम होती है तो आप आसानी से दौड़ सकते हो, लेकिन हवा चल रही हो तो थोड़ा दौड़ने में दिक्कत होती है। नहीं होती? क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट खेलते हो तो अब हवा इस तरफ की थी और आप इधर से बैटिंग कर रहे थे हवा के ऑपोजिट, तो हवा के ऑपोजिट शॉट मारोगे तो बॉल ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, वहीं कैच हो जाएगी। लेकिन दूसरा हवा दूसरे दिन देखा आपने ऑपोजिट साइड में, यानी कि हवा जिस तरफ बैटिंग कर रहे हो उसी तरफ हवा है उस तरफ, तो आप शॉट मारोगे सामने तो हवा के साथ शॉट और दूर जाएगा। होता है ना? तो फ्रिक्शन के कारण हवा जो है वो फ्रिक्शन के कारण उसको रोक लेती है, फोर्स एक तरह से। और ऑब्जेक्ट जो नीचे की बात करें हम, शॉट, ग्राउंडेड शॉट का भी यही होता है। अगर आपने हवा के विपरीत शॉट मारा तो ग्राउंड के फ्रिक्शन के कारण वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, लेकिन हवा अगर ऑपोजिट साइड की है, सेम मतलब उसी डायरेक्शन जिधर शॉट गया उधर की हवा है, तो बॉल तेजी से भागकर दूर चली जाएगी। तो फ्रिक्शन जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, खड़े हुए के ऊपर नहीं। तुम जूता यहाँ पर ला के रख दो, अपने आप घिस जाएगा? घिस जाएगा अपने आप जूता? वो जिंदगी भर खराब नहीं होगा, नहीं होगा ना? घिसा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यूज ही नहीं हुआ। तो जो भी चीज मोशन में होती है उसके ऊपर फ्रिक्शन
फोर्स लगती है। याद रखना पहली बात ये कि मूविंग ऑब्जेक्ट हर एक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगती है। दूसरा पूछा बताया गया यहाँ पर कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट रहती है, कि अगर मोशन इस तरफ है तो फ्रिक्शन हमेशा इस तरफ रहेगा। गाड़ी चला रहे हो आप, साइकिल इस तरफ लेके जा रहे हो, लेकिन फ्रिक्शन उसको रोक देती है अपने आप धीरे धीरे, क्योंकि फ्रिक्शन उसको ऑपोजिट, अगर समझो फ्रिक्शन फोर्स है और वो भी उसको उस तरफ ही लेकर जाए तो फिर गाड़ी रुकेगी कैसे? तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट होती है। Since the force of friction arises due to contact between surfaces, it is also an example of contact force. फ्रिक्शन कब होती है? जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तभी होती है ना, तो इसलिए इसको भी कांटेक्ट फोर्स के रूप में जाना जाता है, इसको कांटेक्ट फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल शुरू करेंगे हमारा नया टॉपिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया, अब कल हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। टिल देन गुड बाय। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना घर जाके, ठीक है।